अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और वो टॉपिक है ग्लाइसीमिक कंट्रोल इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। अक्सर औकात शुगर के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटिक पॉपुलेशन दूसरे इश्यूज़ के साथ एडमिट होते हैं, जैसे नमूनिया के साथ, हार्ट फेलियर के साथ या एक्यूट किडनी इंजरी के साथ। तो इन पेशेंट्स में शुगर की मैनेजमेंट अक्सर औकात मसले क्रिएट करती है जूनियर रेजिडेंट्स के लिए, हाउस ऑफिसर्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने ग्लाइसीमिक टारगेट्स कितने रखने, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कितनी रखनी है, कौन कौन से इंसुलिन रेजिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, और हमने एक नॉर्मल ईटिंग पेशेंट को और एक वो पेशेंट जिसकी ओरल इंटेक कंप्रोमाइज्ड है, उनमें से हमने कौन सी इंसुलिन की रिजीम आपने स्टार्ट करनी है या उसको ओरल पे रखना है। इस वीडियो में हम ये सारे एस्पेक्ट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। जहाँ तक ग्लाइसीमिक टारगेट्स की बात है एडमिटेड पेशेंट्स में, तो अगर आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकली इल है, आपका पेशेंट आईसीयू में है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में है, तो आपको जो ब्लड शुगर का टारगेट है दैट इज़ बिटवीन 140 to 180। लेकिन अगर आपका पेशेंट क्रिटिकली इल नहीं है, निमोनिया के साथ है लेकिन स्टेबल है, एक्यूट किडनी इंजरी है लेकिन स्टेबल है, तो फिर वहाँ पे आपने जो ग्लाइसीमिक टारगेट्स हैं प्री प्रेंडियल यानी खाने से पहले आपने 140 से नीचे रखनी है और पोस्ट प्रेंडियल लेस देन 180 आपने रखनी है। राउंड अबाउट कुल मिला के दोनों कैटेगरीज़ में आपके ब्लड शुगर के जो टारगेट्स हैं वो 140-180 के बीच फॉल करते हैं। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है कि आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग कितनी रखनी है, कितनी दफ़ा आपने ब्लड शुगर चेक करना है एक एडमिटेड पेशेंट में। अगर आपके पेशेंट की ओरल इंटेक नॉर्मल है और ठीक तरह से खा पी रहा है, तो आपने हर खाने से पहले और नाश्ते से पहले उसकी शुगर चेक करनी है। लेकिन अगर आपके पेशेंट की ओरल इंटेक ठीक नहीं है, वो ठीक तरह से नहीं ले पा रहा, एनजी ट्यूब के ऊपर है या पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर है, तो वहाँ पे आपने ब्लड शुगर एवरी 6 आवरली आपने चेक करना है। अब जहाँ तक बात है डिफरेंट अवेलेबल इंसुलिन रेजिमेंट्स की, उसमें जो सबसे कॉमनली जो रिजीम यूज़ होती है दैट इज़ बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम, यानी आप एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं और एक शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपके पास ग्लासजीन का ऑप्शन है, डेटामर का ऑप्शन है, डिग्लूडेक का ऑप्शन है। इसी तरह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आपके पास रेगुलर इंसुलिन का ऑप्शन है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आपके पास लिस्प्रो का या एस्पार्ट का ऑप्शन है। लेटेस्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग यानी डिग्लूडेक, वो भी अब कॉमनली यूज़ होने लगी है। NPH जो जिसको कैटेगराइज किया जाता है एज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, तो वो भी इन यूज़ है, वो भी कई जगहों पे अभी तक यूज़ होती है बिकॉज ऑफ इट्स लेसर कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंसुलिन्स। ये कुछ अवेलेबल हमारे पास इंसुलिन रेजिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को लेके, तो कोई भी रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली जो एक स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन यूज़ होती थी कि आप स्लाइडिंग स्केल के ऊपर इंसुलिन देते होते थे, वो अब काफ़ी सारी गाइडलाइन जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसको रिकमेंड नहीं करती। स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटिक पॉपुलेशन आपने स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन आपने नहीं देना। इसी तरह लेट स्टेज में टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं, वहाँ पे भी इंसुलिन का जो स्लाइडिंग स्केल है वो रिकमेंडेड नहीं है। एक्सेप्शन ज़रूर है। एक एक्सेप्शन ये भी है कि आप 1 से 2 दिन तक मरीज़ को स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन पे रख सकते हैं उन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में जिनमें आपका ब्लड शुगर ओरल एजेंट्स के ऊपर या GLP-1 एनालॉग्स के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल्ड है, HbA1c आपका लेस देन 7% है, तो वहाँ पे आप 1 से 2 दिन तक स्लाइडिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू नो कि आपके ग्लाइसीमिक स्टेटस का ट्रेजेक्ट्री क्या है, ट्रेंड क्या है ग्लाइसीमिक कंट्रोल का। अदरवाइज़ इंसुलिन का जो स्लाइडिंग स्केल जो पहले कभी यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा, वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस उनको रिकमेंड नहीं करती। एक नई जो लेटेस्ट टर्म सुनने में आती है आपको अक्सर, दैट इज़ फिनोमेना ऑफ करेक्शन इंसुलिन, कि आप इंसुलिन देते हैं मरीज़ को
अगर उसका ब्लड शुगर अबाव टारगेट जा रहा है एडमिटेड पेशेंट्स में। करेक्शन इंसुलिन का क्या मतलब है कि आप एक तो आपने मरीज़ को बेसल बोलस इंसुलिन के ऊपर अगर रखा हुआ है तो आपने उसके साथ आपने इजाफी इंसुलिन देनी है। अब आपने इजाफी इंसुलिन कितनी देनी है, 1 to 4 यूनिट्स आपने देनी है फॉर एवरी 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर राइज इन ब्लड शुगर अबव 150। अगर आपका 150 से ऊपर जा रहा है ब्लड शुगर्स तो आपने 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर को कम करने के लिए 1 से 4 यूनिट आपने रेगुलर या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ऐड करनी है। अब किस पेशेंट को आपने 1 यूनिट देना है और किस पेशेंट को आपने 4 यूनिट ऐड करने, ये डिपेंड करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर के ऊपर। इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर का मतलब ये है कि आपका जो 1 यूनिट इंसुलिन है, रेगुलर है चाहे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, वो कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर को कम करेगा। इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं। जो सबसे कॉमनली यूज्ड फार्मूलाज है उसमें एक तो ये है कि आपका 1800 पे आपने डिवाइड करना है टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन को। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, यानी इंसुलिन लिस्प्रो या इंसुलिन एस्पार्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपने 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज, और आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि 1 यूनिट ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लोवर्स द ब्लड शुगर बाय अप्रोक्सीमेटली 15 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। वो डिपेंड करता है कि आपकी रेशियो कितनी आती है। सपोज़ आप किसी पेशेंट को 50 यूनिट्स या सपोज़ आप 60 यूनिट्स दे रहे हैं 24 घंटे में, ये आपकी टोटल डेली डोज है। अगर आप 1800 को डिवाइड करोगे 60 से तो आपका अप्रोक्सीमेटली 30 आपका मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर को कम करने के लिए 1 यूनिट इंसुलिन आपका काफ़ी होगा। इसी तरह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ 1500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन। सपोज़ आपके पेशेंट की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 50 है, टोटल डेली डोज इंसुलिन की 50 है, तो आपने 1500 डिवाइडेड बाय 50 को लेके आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर निकालना है। एक और टर्म जो काफ़ी यूज़ होती है स्पेशली शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के हवाले से, दैट इज़ इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो। अब इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो का क्या मतलब है कि 1 यूनिट इंसुलिन आपके कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए काफ़ी होगी। इसके लिए जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए जो फार्मूला है वो है 500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन। और इसी तरह शॉर्ट एक्टिंग यानी रेगुलर इंसुलिन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ 450 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन। सो आप यहाँ से इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप जब पेशेंट की डिफरेंट रिजीम्स यूज़ करते हैं एडमिटेड पेशेंट्स में कि आप कितने यूनिट इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं और वो कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए काफ़ी होंगे, या ब्लड शुगर टारगेट से अगर ऊपर जा रहा है तो कितने यूनिट तक आपने रेगुलर इंसुलिन के साथ एक्स्ट्रा डोज आपने ऐड करनी है। सो ये दोनों टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस करना था वो पेशेंट के ओरल इंटेक के हवाले से था। जो भी आपके एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें आपकी ओरल इंटेक बिल्कुल नॉर्मल है, और एक कैटेगरी वो है जहाँ पे आपकी ओरल इंटेक कंप्रोमाइज्ड है, पेशेंट एनजी ट्यूब के ऊपर है या पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है। सो ये दोनों जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे ग्लाइसीमिक कंट्रोल जो है डिफरेंट है, और उनमें इंसुलिन के जो रेजिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंटली यूज़ होते हैं। जो पहली कैटेगरी है जहाँ पे आपके पेशेंट की ओरल इंटेक बिल्कुल नॉर्मल है, पेशेंट रेगुलरली खा पी रहा है, आपने ये देखना है कि आपका पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो आपको जो आप इनकाउंटर करते हैं हॉस्पिटल में वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट में आपने ये देखना है कि आपका पेशेंट ओरल एजेंट्स के ऊपर था या इंसुलिन के ऊपर था। अगर आपका पेशेंट ओरल एजेंट्स के ऊपर था और उसकी HbA1c विद इन टारगेट रेंज आ रही थी एडमिशन से पहले, तो आपने
कोशिश करनी है कि आप उसको उन ही ओरल एजेंट्स पे कंटिन्यू कर लें विद स्लाइट डोज रिडक्शन। जिस तरह से सल्फोनाइल यूरियाज हैं तो उसमें आपने 25 to 50% आपने डोज रिडक्शन करनी है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ओरल एजेंट्स हैं उनकी मेजॉरिटी ऑफ जो ओरल एजेंट्स हैं उनकी सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को ओरल एजेंट्स प्रेफर्ड क्यों नहीं है। तो अगर आपने किसी पेशेंट को ओरल एजेंट्स के ऊपर मॉनिटरिंग पे डाल लिया जो एडमिट है आपके पास, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ब्लड शुगर्स रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। अगर आपके ब्लड शुगर 180 से ऊपर जा रहे हैं जो आपका टारगेट है, तो आपने जो थ्रेशोल्ड है इंसुलिन स्टार्ट करने की वो आपने बहुत लो रखनी है। ये मैंने उस कैटेगरी की बात की है जहाँ पे आपका पेशेंट नॉर्मली ठीक ठाक खा पी रहा है और उसकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ थी वो ओरल एजेंट्स के ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल्ड थी। अब जो दूसरी कैटेगरी है कि जहाँ पे आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपने मरीज़ को स्ट्रेट अवे बेसल बोलस इंसुलिन रेजिमेंट के ऊपर आपने डालना है और बेसल बोलस के अलावा आपने उसको करेक्शन इंसुलिन भी आपने ऐड करनी है। करेक्शन इंसुलिन के फार्मूलाज में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने 1 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन देनी है शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग फॉर एवरी 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर राइज इन ब्लड शुगर अबव 150। सो वो आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर से और इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो से आपने एक्स्ट्रा जो डोज है इंसुलिन की वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिसमें इंटेक बिल्कुल नॉर्मल है या जो लेट स्टेजेस में टाइप 2 डायबिटीज़ आपके पास आते हैं जो पहले से इंसुलिन ले रहे हैं, वहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल कैसा है। अगर आपके पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल किसी भी इंसुलिन रेजिमेंट के साथ ठीक ठाक चल रहा है एडमिशन से पहले, तो आपने उसको 25% डोज रिडक्शन के साथ उसी इंसुलिन रेजिमेंट के ऊपर आपने दोबारा से हॉस्पिटल में भी उसी रिजीम के ऊपर डाल देना है। लेकिन अगर आपके पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल ठीक नहीं है तो आपने उस पेशेंट को बेसल बोलस के साथ साथ करेक्शन इंसुलिन भी आपने स्टार्ट कर लेनी है। अब जो हमारी दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स हैं कि जहाँ पे आपका ओरल इंटेक बुरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है या पेशेंट एनजी ट्यूब के ऊपर है या पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है, वो आपने देखना है कि आपका पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है। अगर आपका पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक है और वो ओरल एजेंट्स यूज़ कर रहा है, तो आपने उस पेशेंट की सारी ओरल एजेंट्स बंद करके करेक्शन इंसुलिन पे आपने डालना है एवरी 6 आवरली। मीन्स आपने रेगुलर इंसुलिन उस पेशेंट को 6 आवरली ऐड करनी है डिपेंडिंग अपॉन दी इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर और इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो। जो अगेन हमने बात की है कि 1 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन आप देते हैं फॉर एवरी 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर राइज इन ब्लड शुगर अबव 150। आपने इस कैटेगरी वाले पेशेंट्स में बेसल इंसुलिन स्टार्ट से ऐड नहीं करनी। अब अगर आपके पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल करेक्शन इंसुलिन के साथ बेहतर नहीं हो रहा, आप 1-2 दिन ऑब्जर्व करते हैं और ग्लाइसीमिक कंट्रोल अप टू द मार्क नहीं है, तो आपने बेसल इंसुलिन ऐड कर लेना 0.2 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और आपने करेक्शन इंसुलिन और बेसल इंसुलिन की डोजेस को आहिस्ता आहिस्ता से टाइट्रेट करना है अनटिल यू रीच दी टारगेट ग्लाइसीमिक रेंज। लेकिन अगर आपके पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल फिर भी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप उस पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे आपका ब्लड शुगर परसिस्टेंटली 300 से ऊपर जा रहा है। अब जो अगली कैटेगरी है वो ये है कि आपके पेशेंट की ओरल इंटेक अच्छी नहीं है, कंप्रोमाइज्ड है, पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है या इंसुलिन ट्रीटेड टाइप 2 डायबिटिक है। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस रिजीम को बंद करके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपने स्टार्ट करना है 0.1 to 0.2 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और करेक्शन इंसुलिन आपने लॉन्ग एक्टिंग के साथ ऐड करनी है जिसका फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगर शुगर इस रिजीम के साथ मतलब बेसल इंसुलिन प्लस करेक्शन इंसुलिन के साथ अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने
बेजल और करेक्शन दोनों की डोज को अलहदा से एडजस्ट करते रहना है। लेकिन अगर इसके साथ भी आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल टारगेट रेंज में नहीं आ रहा तो आप पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन के ऊपर डाल सकते हैं, जो एक लेटेस्ट रिकमेंडेशन भी है।